So, as the definition of probability is for a random experiment, basic definition as given in our books. I'm just going to read it for you guys, and then we are going to break up all these things. So, it talks about for a random experiment with n equally likely outcomes, if E is an event which can be considered to have occurred for m of the outcomes, the probability of E is m by n. I mean, this is just some technical words that we have used. The first word that we have used for probability is random experiment, right? So you see, probability is defined for it is not just anything like, say, you throw a stone, what is the probability of hitting a star? Or something, what is the probability of this fan falling and breaking our head? You cannot simply define probability for anything that you feel like, right? Because there is a certain limitation for us to be able to define probability. So what is the limitation? The limitation is the probability is defined for what you call as random experiment. So probability is defined for what? Random experiment, right? So that's the first thing. So what is a random experiment? अच्छा, मतलब रैंडमली चल रहे हैं, कुछ रैंडमली चलते फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर हमने देख लिया, वो रैंडम होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है an experiment where all the possible outcomes are known to us in advance. However, which outcome is going to occur is not known to us. That is this random experiment. ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया। Random experiment वो experiment या वो activity जिसके सारे possible outcomes हमें पहले से पता हों, ठीक है? लेकिन जब हम उस activity को perform कर रहे हैं तो कौन सा आउटकम आएगा इसका हमें ना पता हो, उस एक्टिविटी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने डाइस थ्रो करी, तो अब जैसे हमने किया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन अ रोल ऑफ डाइस? तो आंसर क्या था? बस ये 1 क्या था जो आ सकता है, और 6 क्या था? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने डाइस रोल करी और वो ऐसे ना अटक के एक एंगल पे तिरछी अटक गई, हो सकता था नहीं हो सकता? आपने कॉइन टॉस किया, तो मैं पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स? आपने क्या बोला? 1/2, यानी हाथ हेड्स आएगा, टेल्स आएगा। क्या पता शोले की तरह सिक्का खड़ा हो जाए? मैं वही कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों अरबों बार जब करोगे तो सिक्का ऐसे वर्टिकली भी तो खड़ा हो सकता है। वो केस हमने तो लिया तो नहीं। क्यों? क्योंकि probability is only defined for random experiment. That means we will have to assume the possible outcomes in advance. You cannot visualize any new outcome and then say, sir, इसकी क्या probability होगी? आ रही बात समझ में? What is your probability of getting selected to IIMs? Out of? How would you define what is the probability of getting selected in IIMs? How would you rate it? 5? चलो एनीवे कोई बात नहीं, अभी तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया क्या हो गया? सेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है इक्वली लाइकली। एक्सपेरिमेंट किसके लिए डिफाइंड होता है? इक्वली लाइकली। क्या होता है इक्वली लाइकली? सबके आने का चांस बराबर हो, उसके लिए डिफाइंड है। अगर सबके आने का चांस बराबर नहीं है तो बायस्ड पॉइंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ probability, we are talking of random experiment and we are talking of
इक्वली लाइकली यानी कि भाई हेड आएगा उसका कोई चांस ज्यादा नहीं है बजाय टेल्स आने के, जितना चांस हेड का है उतना ही टाइल्स, उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। फिर इसमें एक वर्ड आ गया इवेंट। इवेंट का क्या मतलब है? इवेंट, हाँ, उस एक्टिविटी को इवेंट बोलते हैं। मान लो हमने डाइस रोल करी और हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, दैट कमिंग ऑफ 6 इज एन इवेंट। ये फेवरेबल ई लिखते हैं इवेंट, बस ये नाम है इसका कुछ नहीं, ये इवेंट है। इवेंट इज लाइक हैपनिंग ऑफ द एक्टिविटी इज इवेंट। समझ में आ रहा है? इसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जिसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, जो हमारे काम का इवेंट है अगर वो m है और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वो n है, तो इस रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इस रेशियो को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं द लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग व्हाट एवर वी आर डिजायरिंग इज फेवरेबल केस। इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल केस। और ये बनेगा टोटल केस। टोटल केस में दो केसेस बनेंगे, फेवरेबल केस एंड नॉन फेवरेबल। समझ में आ रही बात? तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल चाहिए, यही बात है। मान लेते हैं कैट के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने सारे मॉक टेस्ट किए हैं, सारी प्रैक्टिस की है, एम कैट्स की, एनालिसिस किए हैं, तो फेवरेबल केस आपका बढ़ जाएगा और नॉन फेवरेबल केस कम हो के कहां तक चला जाएगा? 0। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो फेवरेबल केस बाय फेवरेबल केस बनेगी, तो आंसर कितना आएगा? 1। यानी अगर प्रोबेबिलिटी 1 है हम उसको श्योर शॉर्ट केस बोलते हैं कि ये तो होना ही होना है। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, उसने कहा 1 मतलब श्योर शॉर्ट केस, 1 इज ऑलवेज द श्योर शॉर्ट, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट कैन हैपन इज 1। सिमिलरली लेट अस से सारी मूवीज देखी है, सारी पार्टीज करी हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है, फुल सोए हैं, उस केस में क्या होगा? फेवरेबल जो हमारा फेवर में वो कम होता है। कितना कम हो सकता है? तो ये 0 हो जाएगा। तो फेवरेबल 0 प्लस नॉट फेवरेबल, तो आंसर कितना आएगा? 0। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल केस। ये कौन सा है? इम्पॉसिबल। ये क्या है? श्योर शॉर्ट। यानी प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। 0 का मतलब इम्पॉसिबल केस नहीं होगा। 1 का मतलब है श्योर शॉर्ट होगा, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो वो प्रोबेबिलिटी आप 5, 4 ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हम वो उस टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। कुछ जैसे कि हमने सेट्स में यूनियन देखा है, एडिशन देखा है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 टर्म्स और आती है। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जो हमें चाहिए आउटकम उसको हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम। उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम। फिर इसके अंदर कई बार कुछ चीजें, एक टर्म आपको समझ देखने को मिलेगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और एक टर्म और आपको देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? और इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट और वन एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अदर एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे कह सकते हैं?
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पत्ते हैं, कार्ड्स हैं, 52 पत्ते होते हैं। मैंने एक पत्ता निकाला, मैंने उसको देखा और उसको वापस डाल दिया। फिर मैंने दूसरा पत्ता निकाला और उसको देखा। दूसरा पत्ता क्या निकलेगा, क्या ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि पहला पत्ता क्या था? नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने एक पत्ता लिया, उसको देखा और अपनी जेब में रख लिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, क्या दूसरा पत्ता इस बात पे डिपेंडेंट है कि पहला पत्ता क्या आया था? डिपेंड करेगा ना। तो पहले वाला जो केस है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है और दूसरे वाला जो केस है वो डिपेंडेंट है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लो हमने दो काम किए, हमने इधर कॉइन टॉस किया और इधर डाइस रोल करी, दो एक्टिविटी करी, कॉइन टॉस किया और डाइस रोल। मान लेते हैं कॉइन पे टेल्स आ गया, तो ये कुछ गारंटी है कि डाइस में 1 आएगा 2 आएगा, ऐसा कुछ है? हेड्स या टेल्स आना इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 6 आना। तो कोई डिपेंडेंस नहीं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इज गोइंग टू प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। क्या मतलब है? मान लो मैंने डाइस रोल करा और मैंने कहा 2 आ गया, मैंने डाइस रोल करी और मैंने क्या बोला? 2 आ गया। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि 1 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं? क्यों? क्योंकि अगर हमने डाइस रोल कर दी है तो कंफर्म बात है कि अगर 6 या 2 आ गया तो और कुछ नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में? मैंने डाइस रोल करी, मैंने कहा इवन नंबर आ गया, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है ऑड नहीं आया? क्योंकि कमिंग ऑफ ऑड एंड इवन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा मान लो मैंने कहा ऑड आ गया, ऑड आना और प्राइम आना क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑड नंबर आ गया और वो प्राइम भी हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर एक एक्टिविटी हो गई है तो दूसरी एक्टिविटी जो है, दूसरा जो एक्टिविटी वो पक्का नहीं होगी। अगर हम ऑड नंबर और प्राइम नंबर की बात करें तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऑड आ गया तो प्राइम तो आ सकता है ना। आ रही बात समझ ना? कुछ नहीं, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव ऐसा कुछ नहीं होता। इस कंडीशन में मतलब अभी करें, बट उसका मतलब डेफिनेशन समझो। जब मैं बोलूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये हो गया तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं जो आपको दिखेंगी कहीं ना कहीं। यहां तक बात समझ में आती है? अब अगर हम प्राइमरली टाइप से देखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस 4 ब्रॉड एरियाज में आते हैं। पहला आता है टॉसिंग ऑफ कॉइन्स पे, कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा आता है रोलिंग ऑफ डाइस पे। तीसरा आता है कार्ड्स पे और चौथा आता है बॉल्स पे। बॉल्स, लाल रंग की बॉल, नीली रंग की बॉल, पहली लाल दूसरी नीली, सारी सेम कलर, एक डाल दी एक निकाल दी, दोनों डाल दी, ऐसा वाला। ठीक है, इन 4 एरियाज पे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। लेट अस स्टार्ट अ सिंपल क्वेश्चन विद कॉइन्स। हम पहले कॉइन्स पे आते हैं, जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट आएगा मैं साथ साथ बताते चलता हूं। मान लेते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट कॉइन्स हैं, 3 कॉइन उछाले हमने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 2 हेड्स? मान लेते हैं क्वेश्चन है, हमने 3 सिक्के उछाले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 2 हेड है? Then the question, what is the probability of you having at least 1 head? Probability of having at least 2 head? Probability having at most 1 head? Probability of having 2 heads and 1 tail? कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले सैंपल स्पेस बना लें। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? पहला हेड्स आएगा, दूसरा हेड्स, तीसरा हेड्स। पॉसिबल है? पहला हेड्स, दूसरा हेड्स, तीसरा टेल्स, पहला हेड्स, दूसरा टेल्स, तीसरा हेड्स, पहला टेल्स, दूसरा हेड्स, दूसरा हेड्स। ठीक, फिर हमारा आ सकता है हेड्स टेल्स टेल्स
टेल्स हेड्स टेल्स, टेल्स टेल्स हेड्स और टेल्स टेल्स टेल्स। क्या इसके अलावा कुछ भी आ सकता है? कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरी? 8. So when you toss 3 coins simultaneously और 3 coins separately, एक कॉइन को 3 बार, कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? 8. ये जो 8 है इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये क्या है मेरा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8। ये मेरा सैंपल स्पेस। अब मान लो मुझे चाहिए 2 हेड्स। इस सैंपल स्पेस में मेरे काम के कौन कौन से हैं? 1 2 2 हेड। काम के कितने हैं? मान लो मैंने कहा ये 2 हेड्स है, मैंने कहा एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या मतलब होगा? कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड वाला चलेगा और 3 वाले, तो 3 वाला मिला लेंगे, ये वाला बने। कितने केसेस हो गए मेरे काम के? अगर मैंने कहा एटमोस्ट 2 हेड्स, क्या मतलब है इसका? ज्यादा से ज्यादा 2, यानी 0 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा और 2 हेड। तो कौन सा नहीं चलेगा? 3 हेड नहीं चलेगा। तो एक तरीका तो ये है कि 1 में से ये हटा दें तो 7/8 आ जाएगा आंसर। या तो ऐड कर लो एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी कि 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड। तो कौन सा वाला नहीं चाहिए? तीनों हेड। 3 हेड कितने होते हैं? एक ही केस बनेगा। तो तीनों हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8, जो कि हमें नहीं चाहिए। या एटलीस्ट 1 हेड मान लो होता तो क्या मतलब होता है इसका? एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड, यानी एक हेड भी चलेगा, 2 भी चलेगा। कौन सा नहीं चलेगा? 0 हेड नहीं चलेगा। 0 हेड मतलब सारी टेल वाले, ये वाला नहीं चलेगा। तो वापस मेरा क्या बन जाएगा? तो जनरली एटलीस्ट एटमोस्ट में आप ध्यान से देखना 1 माइनस वाला थोड़ा आसान पड़ता है, अदरवाइज हम सॉल्व भी कर सकते हैं। किनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 1, एग्जैक्टली 1, एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 2, ये सब कुछ बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ तो हमारे पास क्या था कि 3 पॉइंट्स थे, तो हमने टॉस करके देख लिया, हमारा काम चल गया। यही मान लेते हैं 10 पॉइंट होते, और फिर बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स। फंस गया था मामला। अब 6 हेड कैसे बनाएंगे? 10 पॉइंट का बनाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे हम थोड़ा पीएनसी लगाएंगे। जैसे कि ये 8 कैसे आया? ये 8 ऐसे आया कि ये पहला कॉइन 2 तरीके से आ सकता है, या तो हेड या टेल। दूसरा कॉइन भी 2 तरीके से आ सकता है, हेड या टेल। और तीसरा कॉइन भी 2 तरीके से आ सकता है। तीनों कॉइन टॉस करने हैं, एक कॉइन टॉस करना है, तो प्रोडक्ट होएगा। ये बात समझ में आती है? तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब मान लेते हैं आप कहते हो सर मुझे 2 हेड्स और एक टेल चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें 2 हेड्स और एक टेल्स चाहिए। कहने से इसकी सारी पॉसिबल अरेंजमेंट ही चाहिए हमें। अब 3 चीजों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? एच एच सेम नहीं है, मिसिसिपी। हाँ, 3 चीजों को अरेंज करना है तो कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। बट ये दोनों सेम है, कितना बनेगा? 3। अब ये 3 केसेस कौन से? हेड टेल्स हेड हेड, यही 3 पॉसिबिलिटी है बस। आगे बस समझ में। अब हम आते हैं, मान ले हमने 10 पॉइंट टॉस किए, हमें 6 हेड्स और 4 टेल्स चाहिए। बताओ क्या आंसर होगा? सब कुछ सेम लॉजिक लगाना है। कैसे करेंगे भाई? टोटल केसेस कितने बनेंगे? 10 हैं। 2 इंटू 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 2 इंटू।
ऊपर क्या आएगा? अब 10 है, 10 को अरेंज करने के कितने फैक्टर? 10 फैक्टोरियल तरीके, इसमें से 6 ही आइडेंटिकल और 4 ही आइडेंटिकल, 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये कल पिछली क्लास में मिसिसिपी का एग्जांपल करवाया था, रिपीटेशन, तो ये आंसर होएगा मेरा। अगर ये बोलता एटलीस्ट 6 हेड्स, मान लेते हैं, क्वेश्चन क्या आ गया? इसका मतलब क्या है? 6 हेड चलेगा, 7 हेड भी चलेगा, सारे केसेस चलेंगे। तो 6 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है, और का मतलब एडिशन, और का मतलब एडिशन। तो अगला वाला बनेगा 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चूंकि अलग अलग निकालें या टोटल कर दें, बात तो बराबर ही होगा। चलो मान लो, समझाने के लिए कर देता हूँ। फिर क्या बनेगा? और 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 10, और 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 1, और सारे के सारे भी चलेंगे, ठीक। तो या फिर डिनोमिनेटर में आएगा 2 की पावर 10, ऊपर आप ये पूरी वैल्यू आंसर आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 6 हेड्स। तो समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं मैं? अब मान लो उसने ये कहा कि इस 10 कॉइन में से 2 कॉइन बायस्ड है। 2 कॉइन क्या है? बायस्ड। शोले मूवी देखिए, शोले शोले देखिए, कुछ भी गिरा वही आता है। इसमें जो बायस्ड कॉइन है वो हमेशा हेड्स आएगा। इसमें 10 सिक्के में 2 सिक्के गड़बड़ है जो हमेशा हेड्स आते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव 6 हेड्स एंड 4 टेल्स? बस यस। अब 10 में से 2 बायस्ड हैं, वो तो हेड ही आने, तो उसको तो बाहर ही निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करे। अब बेसिकली अब हमें चूंकि 2 हेड आ चुके हैं, अब अपने को कितने हेड चाहिए? 4 हेड 4 टेल, कितने में से? 8 में से, क्योंकि 2 तो आ ही गए अपने। तो टोटल केस बनेंगे मेरे 2 की पावर 8, और न्यूमरेटर में बनेगा 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर, जिसमें 2 पॉइंट्स बायस्ड हैं। समझ में आ रहा है? हमें 6 हेड चाहिए थे, 2 हेड तो आ ही गए ना, वो तो कह ही रहा है कि कुछ भी करोगे तो हेड ही आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी में कौन सा खेल आएगा? जो जिसका चांस है टेल्स आने का। तो 2 तो आ ही गए, अब अपने को 4 हेड चाहिए और 4 टेल चाहिए, कितने में से? 8 में से। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ये आंसर है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन कुछ घुमा दे, ये आपको समझ में आता है तो आप उसको निकाल दो। 8 और 8 आप, और आपको चाहिए क्या? नॉट गेटिंग, और बायस्ड कॉइन क्या है? तो इसका मतलब दोनों टेल आने चाहिए। यू वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड्स, और 8 हेड्स हैं, वो तो 8 हेड्स आएंगे ही आएंगे, उसकी कैसे कर? अब या तो तुम ये कह रही हो कि जो बचे हुए 2 हैं वो भी हेड्स ना आए। भाई जब तुम ये कह रही हो कि 10 में से 8 बायस्ड हैं और वो हेड्स आएंगे ही आएंगे, तो ना आने का तो चांस सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों तुम कॉन्ट्रेडिक्ट, यही जरूर कह सकते हो जो बचे हुए पॉइंट्स में वो हेड्स ना आए, दैट इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब अवर फेवरेबल केसेस बोथ द कॉइन्स मस्ट बी टेल। तो अब 2 कॉइन है, टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, टोटल पॉसिबिलिटी 4, और हमें दोनों टेल्स चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो हेड्स ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, मतलब बचे हुए दोनों में हेड्स ना आए।
क्योंकि 4 केसेस हैं, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, हेड्स हेड्स एंड टेल्स टेल्स। हमें क्या चाहिए? टेल्स टेल्स। ही तो 1/4 हो या 1 - 3/4 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये कुछ है हमारे पॉइंट्स के ऊपर। इसके बाद आता है डाइस। डाइस क्या होता है? पासा है, वही है। हाँ, गिट्टा, गिट्टा, शकुनी है। हाँ, शकुनी। हाँ, तो पुराना तो वही था, वो तो बाद में आ गया छोटा सा। इंडिया का तो वही था। हाँ चलो, बट हम जो खेल रहे हैं वो अपना इंडियन डाइस है। हाँ, गिट्टा है। तो आपको पता है उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक, obviously this is an easy question. What is the probability of getting heads? I mean 6. Probability of getting even number. What is the probability of getting odd number? Now अब इसके अंदर और एंड का केस सिखा देता हूँ। ठीक है, एंड और का क्या मतलब होता है। जैसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में किया था, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। मान लो मैंने आपसे पूछा, what is the probability of getting a odd number or a prime number in a roll of dice? What is the probability of getting a odd number or a prime number? अब अगर मैं odd number की probability निकालता हूं तो क्या बनेगा? 3/6। प्राइम नंबर की probability निकालता हूं, अब क्या ये सही आंसर है? दिस, सिंस दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि अगर ऑड आएगा तो प्राइम नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर प्राइम आएगा तो ऑड नहीं है। यानी कि यू कैन हैव अ नंबर विच इज बोथ ऑड एंड प्राइम, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ऐसे कितने नंबर हैं जो ऑड भी है और प्राइम भी है? वो माइनस करें। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और बी, समझ में आ रहा है? इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए या बी, या तो ए होए या बी होए, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर अपने को निकालनी है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें दोनों हुए हैं, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इंटरसेक्शन में 0 आता, क्योंकि म्यूचुअली ये हुआ तो वो नहीं होगा। इस चीज को हमने वेन डायग्राम्स में भी अगर आपने पढ़ाई करी हो, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी का मतलब है ए ले लिया प्लस बी ले लिया, लेकिन ए और बी इंटरसेक्शन जो है ये, क्योंकि जब ए लिया तो अपन ए कॉमन ले लिया, और जब बी लिया तो ये भी ले लिया, तो इसलिए एक बार इसको माइनस कर दिया। तो जो काम सेट्स में या आपने वेन डायग्राम में है, वही एग्जैक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B if there is something overlapping. Else this minus will become 0. तो probability of A plus B ये किस केस में होगा? mutually exclusive के केस में होगा, simply addition। अब अभी करा देता हूँ। ऑड नंबर ले लिया 1 3 5 2 3 5, 3 केस है ना 6 में से। अब मान लेते हैं हमारे टोटल केसेस 6 हैं। कौन से? 1 2 3 4 5। अब हमें या तो प्राइम चाहिए या ऑड चाहिए। तो अगर मेरे को प्राइम चाहिए तो ये लूंगा, ऑड चाहिए तो ये लूंगा। लेकिन इसमें मैंने 3 और 5 को रिपीट कर दिया। हाँ ठीक है,
ऑड एंड प्राइम, 3 और 5 को रिपीट कर दिया तो टोटल कितने काम किए मेरे 4। अगर इसको सॉल्व करेगा तो 3 + 3 6 - 2 4/6 वही आ गया। 6 में से हमारे काम के कितने 4, क्योंकि या तो वो प्राइम होना चाहिए या तो वो ऑड होना चाहिए। तो ये वाला ऑड में चला जाएगा, ये प्राइम में, चाहे प्राइम में गिन लो चाहे ऑड में गिन लो, ये प्राइम में गिन लो ऑड में गिन लो प्राइम में। तो ये हमारे काम के ये 4 है, कितने में से 6 में से। तो ये तो हमारा डायरेक्ट सैंपल स्पेस का मेथड हो गया। बट मैं समझाना चाह रहा हूं कि ए और बी या क्या होता है, इसलिए मैंने P of A + P of B - P of A इंटरसेक्शन B किया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो आप म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर हम बात कर लें, मान लो मैंने कहा यू आर लेट्स से रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन अ डाइस और हेड इन अ टॉस? किस बात की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन अ डाइस और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन अ टॉस। क्या होगा? इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है? क्या कुछ कॉमन होएगा इसमें? इंडिपेंडेंट है तो दोनों, इनमें से एक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरी? 8/12, विच इज कितना? 2 4 2/3। समझ में आ रहा है? या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, इसकी संभावना 2/3 है, इसकी संभावना 2/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 on a dice and heads on a toss of coin? 1/6 ये, 1/2 ये, दोनों काम करने, एंड आ गया। इस दोनों काम इकट्ठे हो जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही बात? एंड और का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी में भी लगेगा, लेकिन एंड में सिंपल ध्यान रखना, सिंपल एडिशन नहीं होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो जो कॉमन इवेंट्स है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? अब मैं आपको इसमें डाइस के अंदर कुछ और क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दीस आर इजी। इसमें सम पे क्वेश्चन आता है जनरली। इफ आई रोल 2 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 9? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एटलीस्ट 9? एटलीस्ट 9 का मतलब सम 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा। अब इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, पहले मैं समझाता हूँ, फिर देखते हैं इसका कोई शॉर्टकट वगैरह। मान लेते हैं मेरे पास 2 डाइस है, D1 और डाइस D2 है। मैं चाहता हूं D1 + D2 कितना हो? 9 हो। अब 9 कैसे हो सकता है? मान लो 6 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी। अब अगर अपन 2 डाइस रोल करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है? 36। 1 1 मतलब 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के 6 पॉसिबिलिटी है। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2, यानी ये पहली डाइस कैन कम इन 6 वेज, सेकेंड डाइस कैन कम इन 6 वेज। टोटल पॉसिबिलिटीज इज, इसमें हमारे काम की कितनी है? या तो ये आएगी या तो ये, या तो ये, 4 काम किए। So the probability that the sum on the dice will be 9 is 1/9. ऐसे मान लो, what is the probability of at least 9? इसका मतलब 9 वाला चाहिए, फिर 10 वाला केस चाहिए, फिर 11 वाला केस चाहिए, फिर 12 वाला केस चाहिए। अब ये तो मेरे 4 केसेस बने, ये 3 केस बनेंगे, ये 2 केस बनेगा, 1 केस बनेगा। करके देख सकते हैं अगर देखना है तो। कितने केसेस बनेंगे? तो मेरे काम के कितने हो गए? n × n + 1/2, 4 5 या 20 / 2 10 काम के हैं 10 cases out of 36 cases, 2 5/18. So the probability that the sum is at least 9 is this. Now the question is, if it is at least 5, तो पंगा हो जाएगा।
तो मैं इसका आपको एक डायरेक्ट मेथड दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम 2 डाइस रोल करते हैं तो मिनिमम सम कितना बनेगा? 2 1 1। या तो सम 3 बनेगा, या सम 4 बनेगा, या सम 5, या 6, या 7, या 8, या 9, या 10, या 11, या 12, यही बन सकते हैं। 2 तो सिर्फ एक ही तरीके से बनता है, 1 1। 3 जो है वो 2 तरीके से बनता है, 1 2 या 2 1। 4 जो है वो 3 तरीके से बनेगा, 1 3 3 1 2 2। 5 जो है वो 4 तरीके से, 6 जो है 5 तरीके से, 5 जो है 7 वो 6 तरीके से, 8 5 तरीके से, 9 4 तरीके से, 10 3 तरीके से, 11 1 2 3 4 5 6 फिर रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। अब आप देख लो क्या चाहिए आपको। एटलीस्ट 9 चाहिए तो 9 के बाद वाला जोड़ लो, एटलीस्ट 8 चाहिए तो 8 के बाद वाला जोड़ लो, सीधा पैटर्न बन जाएगा। यहाँ से आप एटलीस्ट 2 एग्जैक्टली जो मर्जी चाहिए वो निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब 2 वाला तो आसान हो गया, क्या हुआ? ठीक है, समझ में आया? मान लेते हैं 3 डाइस है और 12 सम चाहिए। अब ये चैलेंजिंग हो जाएगा। D1 प्लस D2 प्लस D, हमें चाहिए 12। अब 12 तो कई तरीके से बनेगा, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को यूज करेंगे। इस डेटा को हमने एक डाइस फिक्स कर ली, मान लो अपनी वाली डिस फिक्स कर ली। मान लेते हैं मेरी इस डाइस पे 6 आ गया, तो मुझे 12 बनाने के लिए बची हुई दोनों डाइस पे कितना चाहिए? 6 चाहिए। 6, 2 डाइस पे 6 आने कितने तरीके हैं? 5। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी इस पे 6 आ गया तो बचे हुए दोनों पे 6 लाने हैं। वो 6 लाने के कितने तरीके हैं? 5। वो कौन से 5 होंगे? मतलब अगर ये 5 वो तरीके तुम ढूंढने जाओ तो 1 + 5 होगा, 2 + 4 होगा, 3 + 3 होगा, 4 + 2 होगा, 5 ये 5 तरीके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस डाइस पे 5 ले आए तो 12 बनाने के लिए इस पे कितना लाना पड़ेगा? सॉरी, ये 6 करना था ना। 6 आने के 5 तरीके, 3, हाँ ये 5, ठीक है। अब इस पे 5 ले आए तो इस पे कितना लाना पड़ेगा? 7। 7 लाने के कितने तरीके हैं? 6। समझ में आ रहा है? 6 ये मैं मतलब इस पे 6 लाना है, इसके 5 वेज हो गए, मान लो नंबर ऑफ वेज हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज। तो ये हो गए 5 वेज। इस पे 5 आएगा तो इस पे 7 आएगा। 7 आने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके। अगर इस पे आपने 4 ले आए, इस पे मेरे को 8 लाना पड़ेगा। 8 लाने के कितने तरीके हैं? 5 वेज। इस पे अगर अपन 3 ले आए तो इस पे कितना लाना पड़ेगा? 9। और 9 लाने के 4 वेज। अगर इस पे 2 आ गया तो इस पे कितने चाहिए? 10। और 10 लाने के 3 तरीके। इस पे 1 आ गया तो इस पे कितना लाना पड़ेगा? 11। 11 यानी से यही केसेस हैं। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या? या तो ये, या तो ये, या तो यही सब बनेगा। तो 10 16 और 4 20 और 5 25। यानी कि 3 डाइस पे मिला के अगर अपने को 12 बनाना है तो 25 मेरे फेवरेबल केसेस हैं। टोटल केस कितने बनेंगे? 6 × 6 × 6 216, यानी प्रोबेबिलिटी बनेगी 216। कुछ समझ आ रहा है? और नहीं तो ये 25 केस बनाने पड़ेंगे सोच सोच के, बड़ा चैलेंज है वो। ये हम एग्जिस्टिंग शॉर्टकट यूज करके थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बस। है ये कुछ नहीं, ये याद करनी 1 2 3 4 5 6। और अगर भूल जाओ ना कहाँ तक जाना है, ऊपर 1 और नीचे 1 से शुरू हो जा, बस बीच में मिल जाएगा अपने आप ही। है ये बनाया ना मैंने, इस पे 6 ले लिया, फिर 1 और 5 ले लिया, फिर सारी पॉसिबिलिटीज बना दी है। ऐसे सारे केस मान लो 12 बनाएगा, 12 बनाने के क्या क्या तरीके हैं? 6 5 1 एक तरीका तो ये अब ये कितने तरीके से बन सकता है? 6 तरीके से। समझ में आ रहा है? 3 फैक्टोरियल वेज, यानी 6 5 1 1 5 6 ऐसा सारा कुछ। फिर क्या बना सकते हैं अपन? 6 4 2,
ये भी 6 तरीके से 3 फैक्टोरियल बेस से। 633 ये कितने तरीके से बनेगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब इसको कम करते हैं, इस पे 5 ले लिया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको भी 5 ले लेते हैं, 10 और इसको 2। अब ये कितने तरीके से बनेगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये भी 3 तरीके हो गए। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? 5 4 3, 5 4 3 नहीं है, ये कितने तरीके से हो गया? 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 6। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? 4 4 4, ये क्या है? 3 फैक्टोरियल बाय 1। समझ में आ रहा है? अब ये 6 फैक्टोरियल ये भी हमने यूज किया, हमने 651 615 516 561 ऐसे सारे ले लिए, वो 6 आ गए। 6 6 6 6 24 + 1 25, ये सारे केसेस हो गए 25 और 22। ये कन्वेंशनल तरीका है। चार डाइस आ गई तो या तो हम पहले इसको बना लें, लेकिन 4 डाइस जब आएगी तो मैक्सिमम 24 बनेगा। तो जब जनरली 4 डाइस आती है तो वैल्यू बड़ी होती है। वैल्यू मान लो 20 हो गई। अगर मान लो 20 हो गई तो अब हमें चाहिए D1 D2 D3 D4 की वैल्यू हमें चाहिए 20, क्योंकि मैक्सिमम कितना बनता है? 24 बनता है। तो 20 बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? 6 6 6 18 and 2, ये कितने तरीके से आएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 4 तरीके से तो ये आएगा। अब हम क्या करेंगे? 6 6 मान लेते हैं 5 3, ये कितने तरीके से बन जाएगा मेरा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 जा 12, 12 तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं 6 6 4 4, तो ये मेरा बन जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 24 डिवाइड बाय 4 6, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 4 4 हो गया, यानी अब मुझे इसको भी कम करना पड़ेगा। इसको कम करेंगे तो मान लो 5 बन जाएगा। 6 5 5 मान लेते हैं, 20 चाहिए ना, तो कितना हो गया? 5 दिए 15 और 1 16 और ये 4 हो गया। 6554, इसमें 6554 नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा वापस मेरा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना बन जाएगा? 12। तो 655 हमने ले लिया। अब मान लेते हैं मैंने इसको कम किया, तो 6 4 करूंगा और इसको भी 4 करूंगा, तो इसको 6 रखना पड़ेगा जो कि आई चुका है। तो अब 654 में तो कुछ बचा नहीं है, तो हो सकता है और कम लेना पड़े। 63 ले लेता हूं, मान लेते हैं 63 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो मुझे 11 बनाना है, तो मुझे 6 और 5 लेना पड़ेगा, लेकिन 6 6 3 5 6 6 3 5 अपन ले चुके हैं, ध्यान रखना। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, और 11 बनाने का और कोई तरीका है नहीं मेरे पास, तो इसका मतलब है मैं यहाँ 2 ले सकता हूँ। लेकिन मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया तो भी मेरा बाकी फिक्स हो गया, क्योंकि 6 2 ले लिया तो लेना ही पड़ेगा, तो ये मैं ले नहीं सकता। इसका मतलब मेरे पास क्या चांस बच गया? 1 लेने का। और अगर मैंने 6 1 ले लिया तो 7 हो गया। 7 का मतलब है मुझे 13 चाहिए, 13 तो मैं बना नहीं सकता, यानी 6 1 के साथ कुछ बनेगा, यानी जो 6 के साथ सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट हो गई मेरी। अब हो सकता है मैं 5 के साथ ले लूं, 5 5 5 5, एक तरीका तो यही बन जाएगा। ठीक है, और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी चीज को एक कम करूंगा तो एक बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ाते ही वो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये मेरे केसेस हो गए कितने? 12 24 और 6 30 और 4 34 और 1 35 बाई 6 की पावर 4। अब इसमें कोई गलती हो गई तो हो गई, फिर कुछ मिस कर दिया तो कर दिया, और पैटर्न यही है कि पहले मैक्सिमम एक ले लो, एक को कम करते चलो, बाकियों को एडजस्ट करते चलो। उसके बाद उसकी सारी अरेंजमेंट नहीं करनी, वहां पीएनसी लगा लेना है, थोड़ा सा टाइम बचेगा। वरना अगर अपन ये सारे केस बनाने चलेंगे, 4 केस 12 केस बनाएंगे, तो जोर ही आ जाएगा अपने को। ठीक है, तो हमें बस वो केसेस लेने, वो टर्म्स लेनी है जिन टर्म्स को यूज करके वो जोड़ बन रहा है, उसकी फिर पॉसिबिलिटीज हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तरीका हो सकता है। अब यही मान लो कम होता
तो यहाँ पे ये जो चीजें चेंजेस ज्यादा हो सकते थे, क्योंकि अभी तो 555 में सिमट गया मामला। मान लेते हैं वही कहता कि भाई 12 बनाना है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ। तो ये हमारे क्वेश्चंस बन गए किस पे, डाइस पे। समझ में आ रही बात यहाँ तक? फिर हम आते हैं अपने कार्ड्स पे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स। कार्ड्स, deck of cards बोलते हैं। There are 52 cards in a deck. It is divided into what you call as 4 suits. ठीक है, so what are the 4 suits? क्या? चिड़ी, हुकुम, पान, गुल्ला, ऐसा ईट, स्पे। ओके, तो ये वाला जो होता है इस टाइप से, इसको बोलते हैं स्पेड। इसको बोलते हैं क्लब्स। ये रेड, तो ये दोनों रेड होते हैं। तो इसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, और इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13, तो टोटल 52 कार्ड होते हैं। अब इसमें कुछ ऑनर कार्ड्स होते हैं जिनको हम ऑनर कार्ड्स या पिक्चर कार्ड्स बोलते हैं। ऑनर कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स, फेस कार्ड्स। एस, किंग, क्वीन एंड जैक, इनको ऑनर कार्ड्स बोला जाता है, या फेस कार्ड बोला जाता है, या पिक्चर कार्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर कार्ड्स होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब टोटल 26 रेड कार्ड्स हो गए, 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए। अब ऑनर कार्ड बोलते हैं उसको, एस। वो फ्लैश खेलती है, तुम्हें क्या पता? वो ना ओके, अब इसमें सारे पत्तों में 4 एसेस होंगे, 4 किंग्स होंगे, 4 क्वींस होंगी, सारे पत्ते 4-4 होंगे, जिसमें 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे, राइट? Now what are the kind of questions that we may come across? So let us say I draw 2 cards simultaneously, मतलब well shuffled card, मैंने उसमें से 2 पत्ते निकाले। What is the probability that both the cards are kings? दोनों पत्ते इकट्ठे निकालें simultaneously. I draw 2 cards simultaneously. What is the probability that both the cards are kings? अब मेरे पास 2 पत्ते निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 पत्ता निकाला, टोटल केसेस बनेगा 52C2। ये मेरे टोटल केसेस हैं। मेरे काम के कितने पत्ते हैं? 4, क्योंकि 4 किंग्स हैं। कोई उन चारों में से कोई भी 2 किंग आ जाए मेरे को चलेगा, मतलब हुकुम के साथ चिड़ी आ जाए, हुकुम के साथ
पान आ जाए, उसके साथ ईंट आ जाए, चिड़ी के साथ ईंट आ जाए, चिड़ी के साथ पान आ जाए, ईंट के साथ पान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फेवरेबल केसेस है मेरे। ये हमने कैसे निकाला? साइमल्टेनियसली निकाला हमने। कार्ड कैसे निकाला? अगर मैं आपसे बोलता मैंने पहले एक पत्ता निकाला, उसको देखा और अपनी जेब में डाल दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, उसको देखा और उसकी अपनी जेब में डाल दिया, what is the probability that these two cards are kings? सेम ही आएगा। क्यों? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बनता है? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल बाय 50 फैक्टोरियल इंटू, यही बनेगा। ये कटेगा, 4 इंटू 3 बाय 52 इंटू, मेरा रिजल्ट आएगा 4 इंटू 3 अपॉन 50। ये कब का रिजल्ट है? साइमल्टेनियस। जब हम एक के बाद एक निकालेंगे तो क्या होगा? एसी का टेम्परेचर क्या करना है? बढ़ा दो उसको थोड़ा, टेम्परेचर कहाँ है? नहीं भी होता तो फोन अभी मारता है ऐसे ऐसे कुट 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 कुट। फोन है क्या? ले आइयो। ओके, अब अगर हम मान लो लॉजिकली सोचें, पहला पत्ता हमें क्या चाहिए? किंग। कितने हैं? यानी मेरे काम के कितने पत्ते हैं? अच्छा, कितने पत्ते थे टोटल? 52। यही होगा। वो पत्ता निकाल के हमने बाहर रख लिया। अब कितने पत्ते बचे मेरे पास? और काम के कितने बचे? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज आल्सो, दोनों काम करने, एक करना है? यानी कि साइमल्टेनियसली निकालना इज सेम एज कार्ड्स निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको बोलते हैं कार्ड कैसे निकाला हमने? विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? एक कार्ड निकाला, देखा और रखा, इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, you draw a card, you see the card, and then you replace the card. What is the probability that both the cards are kings? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो रिप्लेस कर दिया, डेक में रिप्लेस कर दिया। हाँ, देख के वापस रख दिया। ये क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट था ये क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या था? साइमल्टेनियसली। सेम ही आंसर आया। ये साइमल्टेनियसली में आप ध्यान से देखो, साइमल्टेनियसली दोनों पत्ते इकट्ठे निकालेंगे, यानी कि पहला पत्ता क्या है, दूसरा क्या है, पहले वाले पत्ते पे दूसरे वाला पत्ता इफेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि इकट्ठा निकाल रहे हैं, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर हम करते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो पहला पत्ता किंग हो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/50 या तो आप 4c1/50 2c1 कर लो, एक बात बराबर है। दूसरा पत्ता भी किंग हो उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही है, दोनों काम करने। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, 4c1 पहला पत्ता, 52c1 ये फर्स्ट पत्ता इंटू सेकेंड, 4c1/52c। बात यही आ जाती, सेम बात आ जाती। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट।
ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं बॉल्स पे, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू, देयर इज समथिंग नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग divided by probability of B happening. कंडीशनल का मतलब होता है कि मान लो मैंने कहा what is the probability of drawing 2 cards which is a red colored king. A probability of drawing a card which is a red colored king. तो क्या probability है? अगर 2 निकालने हैं तो 2/52, 1 निकालना है तो 1/52। मैं कहता हूं what is the probability of drawing a card, a red colored king card, if we know that the card that is drawn is a red colored card? क्या हो जाएगा? अगर पूरे सेट में से what is the probability of drawing 2 kings which are red colored, तो आंसर है 2/52। अब मैंने कहा what is the probability of drawing 2 red colored king cards if you know that the card which is drawn is a red colored card? 2/26 हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी निकालने का चांस है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी में क्या लगा दी? एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने की वजह से मेरा जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो दैट रिडक्शन इन सैंपल स्पेस और रिडक्शन इन चांस या एडिशनल इंफॉर्मेशन is leading us to draw the conclusion which is far more closer. हाँ, वो तो चूंकि एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, we can continue the same RE. Let A be the event of getting a prime number and B the event of getting even number. A be the event of getting a prime number, यानी 2, 3, 5. P be the event of getting a even number 2, 4, 6. ठीक है? If B is known to have occurred, P of A upon B का मतलब probability of A happening when B has happened. जैसे कि हमें पत्ता निकालना था रेड कलर्ड किंग। पत्ता निकालना था रेड कलर्ड किंग, यानी पहले पत्ता रेड होगा और फिर किंग होगा। दो ही काम है, रेड पत्ता एंड किंग पत्ता। अगर हमें पहले से पता है कि जो पत्ता निकल गया वो रेड है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2, मान लो हमने डाइस रोल करी, 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आउट अ प्राइम नंबर। ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। मैं सीधा पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ प्राइम नंबर, तो आप क्या बोल देते हैं? 1/2 आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ इवन नंबर, क्या बोल देते हैं? अब मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ही निकालनी है। मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्राइम नंबर की। लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो पत्ता जो निकला है वो इवन नंबर है। समझ में आ रहा है? जब भी 2 इवेंट होते हैं, मान लो 2 इवेंट होते हैं, उसमें से एक इवेंट जो हो चुका उसके बारे में हमें पता है। इस केस में क्या है? हमें प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर जनरल क्वेश्चन होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो हम बोल देते 1/2, काम खत्म हुआ। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हमें इस बात का पता है जो आया है वो इवन नंबर है। जो रिजल्ट आया है वो क्या है?
इवन। अब बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कोई प्राइम नंबर होगा। अब टेक्निकली क्या हो गया, 1/3, और पहले क्या था मेरा, ठीक है। तो इसमें अब इसी चीज को अगर हम करें मैथमेटिकली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड हैपनिंग, यानी कि हमें प्राइम नंबर भी मिल जाए और इवन नंबर भी मिल जाए। तो प्राइम हमारे टोटल कितने हैं, 5 हैं। टोटल केसेस कितने हैं, 5। उसमें से हमारे काम के कितने हैं, एक। तो कितना बन गया, 1/6 क्यों है? ठीक है, ए और बी दोनों होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, व्हाट इज बी, बी इज गेटिंग अ इवन नंबर, कितनी है, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ रहा है, बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ, इसमें से डाइस ही है ना, okay. So probability of A and B happening simultaneously will be 1/6 basically, 1/5 मैंने इसमें से जोड़ लिया क्योंकि A और B टोटल 6 केसेस हैं। The number has to be both prime and it has to be even. So there is only one favorable case out of 6 cases, and probability of B is 1/2. So probability of A when B has already happened is 1/6 divided by 1/2, which is 1/6 into जो हमने लॉजिकली भी निकाला निकाला था, है ना। 3 में से हमारे एक काम का है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं बेइज रूल। बेइज रूल इज अ काइंड ऑफ, it is the ratio of the probabilities, basically it's a ratio of the probabilities. So जैसे क्या है कि इसमें हमने ये था कि probability of A when B has happened, probability इसमें उल्टा होता है, probability of first event happening and we want to find out the second event। इसमें क्या होता है कि सेकेंड इवेंट हो गया तो फर्स्ट इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको ऐसे समझते हो। मान लेते हैं हमारे पास 3 मशीन्स हैं,
एक मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ये प्रोडक्शन करती हैं। इसमें से कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए उस बात का चांस मान लेते हैं 0.5% है, या 1000 में से 5 खराब होती हैं, 0.5 खराब। ये मशीन खराब हो जाए 0.12 है, और ये खराब हो जाए मान लेते हैं 0.8%। समझ में आ रहा है? यानी 1000 में से 5 पीस खराब होते हैं, 1000 में से 12 पीस खराब होते हैं, 1000 में से 8 पीस खराब होते हैं जनरली। समझ में आ रहा है? ये अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी है, यानी 1000 में से 5 पीस खराब होते हैं। मैं पूछूं मशीन 1 एक प्रोडक्ट उठाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा? 5/1000, परसेंटेज में 0.5। ये अपने आप में क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी किसकी? मशीन 1 में खराब होने की। समझ में आ रहा है? ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? मशीन 2 में खराब होने की प्रोबेबिलिटी किसकी? अब मान लेते हैं तीनों मशीन ने, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ये सारी प्रोडक्शन करके एक सिंगल चैनल पे भेज रही हैं। आ रही बात समझ में? अब आपने क्या किया, यहां से फाइनली एक सैंपल उठाया, मान लेते हैं नट बोल्ट बना, आपने एक सैंपल उठाया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, बट इन दिस केस द क्वेश्चन इज, आपने एक सैंपल उठाया और वो सैंपल डिफेक्टिव था। ये नहीं पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव होने की, वो सैंपल पीस क्या था? डिफेक्टिव। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सेकंड मशीन ने बनाया था, यानी वो जो डिफेक्टिव पीस उठाया है वो सेकंड मशीन वाला डिफेक्टिव है, वो है। नहीं आप समझो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि मशीनें बना रही हैं, नट बोल्ट बना रही हैं और एक जगह आ रहा है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, मैंने एक पीस उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट मशीन? नहीं, ऐसा नहीं। देखो दो चीजें हैं, नट बोल्ट उठाया, वो कितना परसेंट डिफेक्टिव, उसका डिफेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने नट बोल्ट उठाया, वो डिफेक्टिव है, वो डिफेक्ट जो है यानी वो बोल्ट जो है वो सेकंड मशीन से बना होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन है। ये बेस रूल है, नहीं है। हाँ आप समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? एक क्वेश्चन ये होता है कि मान लो आइटम्स निकल रही है, मैंने एक आइटम निकाली, वो आइटम डिफेक्टिव है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मैंने निकाला और वो डिफेक्टिव है, वो डिफेक्टिव थर्ड मशीन से, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। इसका क्वेश्चन ये होगा, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या डिनोमिनेटर में टोटल आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट की क्या है इस मशीन से होगी, मतलब उसका 1/3, हमें पता नहीं ना वो इससे आए से, उस इस मशीन का डिफेक्ट होगा 0.5 चांस है, इस मशीन से आएगा उसका डिफेक्ट 0.12 है, और इस मशीन से वो डिफेक्ट आएगा उसका चांस 0.8 है। समझ में आ रहा है? आपने एक चीज उठाई, वो डिफेक्टिव होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। इसमें से हमें हमारा फेवरेबल केस क्या है, वो डिफेक्ट कहां से आना चाहिए, तो मेरा फेवरेबल केस ये है ना 1/3 × 0.12। ये क्वेश्चन है, ये बेस रूल होता है, इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसने, घचा के पूरा कचड़ कचड़ कर रखा है। छुट्टी छुट्टी टेंशन ना लो, अभी तो कराएंगे कराएंगे, चिंता ना करो, कोई नहीं। ओके, बेस रूल समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक पर्स है, उसमें ये पॉकेट 1 है और एक 2 पॉकेट है, पॉकेट 2। इसमें 98 पड़ी है और 54 पड़ी है, इन द रेशियो ऑफ 3:4।
और इसमें 98 पड़ी है और 54 पड़ी है, इन द रेशियो ऑफ 5:, क्यों? वो तो किसी भी रेशियो में हो सकती है, मैंने क्या फर्क पड़ता है? मान लेते हैं सेकंड वर्स में 98 और 54 का जो रेशियो है वो 7:6 है। अब मैं तीनों क्वेश्चन पूछूंगा अभी, तीन, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक बेस रूल। ठीक, मान लो मैं ये कहता हूं आप गए, ठीक है, आपने एक सिक्का निकाला, या आप गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ 25 पैसा कॉइन? समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है? आप गए, पर्स उठाया, आपने एक सिक्का निकाला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 पैसे का कॉइन है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप गए, आपने एक सिक्का उठाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 पैसे का सिक्का है? क्या करोगे? फोर बाय, दो पॉकेट है, नहीं पहला वाला कंटेंट तो इकट्ठा ही है, 3:4 रेशियो में, एक ही पैकेट में है, और ये दूसरा पॉकेट है उसमें भी मिक्स है, उसमें जो सिक्के हैं उनका रेशियो 6:7। फिर तुम यहाँ आओगे, या तो ये चुनोगे या तो ये, इस पॉकेट को चुनने की प्रोबेबिलिटी है ये, फिर इसमें से सिक्का चुनोगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7, दोनों काम करने पड़ेंगे, इसके सिक्का आएगा तो आएगा, और आप ये वाला पैकेट चुनोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसमें से सिक्का निकालोगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/13। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पिकिंग अप 25 पैसा कॉइन। समझ में आ रहा है? दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पिकिंग अप, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि भाई एक पर्स है उसमें दो पॉकेट है, आप गए और आपने एक सिक्का निकाला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 पैसे का सिक्का है? तो आपको ये काम करने, आप जाओगे, आप ये भी चुन सकते हो, ये भी चुन सकते हो, तो फर्स्ट पॉकेट चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड उसमें से सिक्का निकालने की 4/7, दोनों काम करने इसलिए मल्टीप्लाई, और दूसरा पॉकेट भी चुन सकते हो, उस पॉकेट को चुनने की 1 सेकेंड प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड उसमें से सिक्का निकालेंगे 6/13। ये समझ में आ रहा है? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ यू पिकिंग अप 25 पैसा। ये किसका कंडीशन है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ये दो काम है, पहले पॉकेट चुनना है और फिर पैसा निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, मान लो मुझे पहले से पता है कि मैं सेकंड पॉकेट में से पैसा निकाल रहा हूं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 25 पैसे का कॉइन है? 6/13। क्योंकि नाउ देयर आर टू एक्टिविटीज, व्हाट आर फर्स्ट एक्टिविटीज? चूजिंग अ पॉकेट, एंड सेकंड एक्टिविटी इज पिकिंग अप द कॉइन। तो कंडीशनल में क्या होता है कि हमें पहली एक्टिविटी पता है और सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहली एक्टिविटी यानी पहला पॉकेट पता लग गया, सेकंड पॉकेट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/13। ये किस में हो गई? ये कंडीशनल हो गई और ये नॉर्मल हो गई। अब मान लो मैं बेस का क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने एक सिक्का उठा लिया और वो 25 पैसे का सिक्का था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे पर्स से उठाया था? अब दो एक्टिविटी ध्यान देना, पहला पॉकेट, दूसरा सिक्का उछालना। मेरे को इस केस में पता है कि जो सिक्का मेरे हाथ में है वो 54 है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 54 मैंने सेकंड पैकेट से उठाई थी? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी? टोटल प्रोबेबिलिटी ये मेरे काम की क्या है? ये क्वेश्चन बेस का हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन किसका हो गया?
ये लिखा हुआ है A1, A2, A and so on be mutually exclusive and collectively exhaustive events with respective probabilities of P1, P2, so on till Pn. Let B be an event such that P of B is not equal to 0 and P of A upon A1, where I is moving from 1 to n. B, Q1, Q2, so on. The conditional probability is given as P1, Q1 divided by P1 plus P1, Q1 plus P2, Q2, so on and so on. कुछ नहीं, नौटंकी है जो मैंने सिखाया वो ये प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल। टोटल किसी काम को करने की कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं, उसमें से एक काम हो गया, वो वहीं से हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें क्या करना है, पहले टोटल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और हमें उनमें से कौन सा हमारे काम की प्रोबेबिलिटी उसको न्यूमरेटर में लिख देने का, बस काम चल जाएगा अपना। कैलेंडर वाला का क्या करा दूं, बता। कुछ नहीं है, मेरे को तो नहीं पता कैलेंडर में। प्रोबेबिलिटी में, ज्योमेट्री में प्रोबेबिलिटी आ सकती है, जो मैंने उस दिन पूछा था सर्कल में। इनइक्वालिटीज में भी आ सकती है, ठीक है, इनइक्वालिटी वगैरह, और ग्राफिकली भी आ सकती है। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन, उस दिन मैंने पूछा था गन वाला क्वेश्चन, बढ़िया था ना, ओके। हाँ स्टोरी सुनो, आज नई स्टोरी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी सुनोगे, राजा रानी की सुनोगे या अपनी मृत्यु की कहानी सुनोगे? राजा रानी की या अपने मतलब अपनी हिस्ट्री, तुम्हारी अपनी हिस्ट्री सुननी है तुम्हें? चलो राजा रानी की कहानी सुनते हैं आज। एक राजा था, ठीक है, और उसकी एक बहुत ही सुंदर डॉटर थी, प्रिंसेस। पड़ोस में एक राजकुमार था, दूसरे प्रांत का राजकुमार, और वो दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से और शादी करना चाहते थे। एज यूजुअल जो प्रिंसेस का फादर था, he was against this marriage, but the princess was also adamant. उसने बोला कि मैं शादी करूंगी तो इसी राजकुमार से करूंगी, नहीं तो now so but the princess said नहीं नहीं, I mean this is not going to work out and so on and so forth. उसने कहा चलो ठीक है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई वो जो राजकुमार है वो कितना मतलब तुम्हें चाहता है, कहीं तुम ही ऐसा तो नहीं है वो हमारे राज्य के लिए सब कुछ कर रहा हो है? तो हाँ पूछे कितना कमा लेते, तो उसने कहा मैं तो एक टेस्ट लूंगा उसका, और बिना उसके मैं तो मानता नहीं कि भाई वो तुम्हें चाहता है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो उसने बात करी उससे, राजकुमार से। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ही इज रेडी फॉर द टेस्ट। तो उसने क्या किया, उसने वो बनाया, एक जेल बनाई उसने, जेल ठीक है। उसने कुछ ऐसी सी जेल बना दी, और उसने कहा कि प्रिंस यहाँ खड़ा होगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसके पास 3 रास्ते होंगे, एक रास्ता ऐसे होगा, एक रास्ता ऐसे होगा और एक रास्ता ऐसे होगा। फिर यहाँ जब पहुंचेगा तो यहाँ से वापस उसको 3 रास्ते मिलेंगे, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। और अगर इस रास्ते पे चला गया तो भी इसको 3 रास्ते मिलेंगे, एक इधर, मिट गया क्या कुछ?
ठीक है, यहाँ पर भी उसको 3 रास्ते मिलेंगे, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो बोला ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए, पिंजरा नंबर ए, और ये पिंजरा नंबर बी। वो कहता है राजकुमारी को कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी चॉइस है, तुम किसी एक पिंजरे में बैठ जाना और दूसरे पिंजरे में होगा भूखा शेर। क्या होगा? भूखा शेर। राजकुमार को करेंगे खड़ा यहाँ पे। अब वो जाएगा, अगर तो वो तुम्हारे पास पहुंच गया तुम्हारे वाले पिंजरे में तो तुम्हारी शादी कर दूंगा, और नहीं तो दूसरे में पहुंच गया तो फिर शेर ही करेगा शादी, जो करेगा वो ही करेगा। एज्यूमिंग कि तुम राजकुमारी हो और तुम भी चाहती हो कि वो बच जाए, उसको टांगना मरवाने का इरादा नहीं है कि उसके पड़ोस वाला ज्यादा अमीर राजा है, ऐसा नहीं है। तो आप बताइए कहाँ बैठेगी राजकुमारी ताकि राजकुमार उस तक पहुंचे, उस बात का चांस मैक्सिमाइज हो जाए। बताओ इन विच सारे चुनने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। हाँ भाई, किसमें उठाना चाहिए? एग्जाम का क्वेश्चन है ये। बताओ कैसे? हर छोटे वाले रास्ते में उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9, और उस बड़ा वाला रास्ते में जाने जा रहा है उसको 1/3 है। बीच वाले में तो 2 1/9 वाली होगी और एक 1/3 वाली होगी, उसको ऐड करके 5/9 आ रहा है। दूसरे वाले का उसके अंदर ऐड करके 4/9 आ रहा है, तो सारी की प्रोबेबिलिटी एक बिल्कुल सही। देखो मान लो ये यहाँ पे है राजकुमार, ये वाला रास्ता चुनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, ये रास्ता चुने इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और ये रास्ता चुने इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि 3 रास्ते हैं इसके पास। इधर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और यहाँ जाने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3। मानते हो? अब मान लेते हैं वो यहाँ ये रास्ता ले लिया उसने, इस रास्ते पे पहुंच के ये वाला रास्ता चुने, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3, और ये रास्ता चुनेगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3, ये रास्ता चुनेगा इसकी भी, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई डाउट है? अगर मान लेते हैं वो यहाँ आ जाता, यहां आने के बाद ये रास्ता चुनता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, ये रास्ता चुनेगा 1/3 और ये रास्ता चुनेगा 1/3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस रास्ते से एंट्री करेगा। मान लो इस रास्ते से एंट्री करने के लिए पहले उसको ये रास्ता चुनना पड़ेगा एंड ये रास्ता चुनना पड़ेगा, यानी इस रास्ते पे एंट्री करने का तरीका हो गया 1/3 इंटू 1/3, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? यानी इस रास्ते से एंट्री करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। अगर ये रास्ता चुनना है मान लो, तो पहले यहां ये चुनेगा 1/3 एंड ये चुनेगा 1/3। समझ में आ रही बात? इस रास्ते से आके यहां पे ये 1/9 हो गया टोटल, इस पे कितना हो गया? अगर ये रास्ता चुन लिया तो सीधा अंदर आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। इस रास्ते से अंदर आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, इस रास्ते से अंदर आने की 1/9, इस रास्ते से 1/9। यानी अगर बी में जाना है तो 1/9 1/9 1/9 1/9, कितना हो गया? 4/9। ये बी की एंट्री। ए की कितनी हो गई? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/3 विच इज 3/9 विच इज 5/9।
तो राजकुमारी को कहाँ बैठना चाहिए? पता है क्या है, इसमें दिख तो दो रास्ते, चार रास्ते, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, लेकिन जो इसका रास्ता है ना, ये वाला, ये तो तीनों ही अंदर आ रहा है। अगर होता भाई हाइपोथेटिकली तो देखने में तो 1 2 3 4 रास्ते हैं और इसके 3 है, लेकिन फिर भी ए में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर ये वाला चुन लेता है तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा अंदर। तो 1/9 + 1/9 + 3/9 is 5/9. So she must be sitting in A. That is the right answer. अरे है अभी कहानियां, चिंता ना कर, बैठ, अभी कहाँ बैग उठा रहा है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन। ये ऊपर से जा रहा है, ये कैसे ऊपर से जा सकता है? इतना अच्छा तो क्वेश्चन है। चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बस आज का, लास्ट, एकदम लास्ट। आपने पढ़ाई ना करके घोर अपराध किया। क्या किया? घोर अपराध किया। आपने ना पढ़ के, तो इसलिए आपकी पेशी हुई राजा के सामने। आपने घोर अपराध किया, ठीक है, आपने घोर अपराध किया, तो आपकी पेशी हुई राजा के सामने, और राजा ने कहा कि इस अपराध का दंड मिलेगा तुम्हें। तुमने कहा नहीं भगवान, हम दंड के पात्र नहीं है। बोला क्यों नहीं हो दंड के पात्र? बोला हमने पंकज सर की मैथ्स की क्लास लगाई थी आखिरी, और वो भी प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें हमारा क्या दोष है? तो भगवान ने कहा, तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष तो नहीं है। तो हाँ, तो अभी ये गोल, फिर उसने कहा ठीक है, तुम आखिरी प्रोबेबिलिटी की क्लास लगा के आए हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। उसने कहा क्या मौका? आपने कहा हाँ चलो, आपने कहा चलो सर, वैसे ही आप टांगने वाले हो, हमें एक मौका दे के देखिए, क्या पता हम बच जाएं। तो उसने कहा कि मैं बचपन में बहुत कंचे खेलता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो कंचे मंगाए जाएं, मार्बल्स। तो वो मार्बल्स आ गए, और उसने 2 कंटेनर मंगाए, और एक में ब्लैक कलर के मार्बल रखे और एक में रेड कलर के मार्बल रखे उसने, ठीक। उसके बाद उसने कहा कि ऐसा है कि इसमें एक ब्लैक मार्बल है और एक रेड मार्बल है, आपके पास एक चॉइस है, आप कोई भी मार्बल किसी भी कंटेनर में डाल सकते हो, इधर उधर रिप्लेसमेंट जो मर्जी कर लो, चाहे ब्लैक को रेड में डाल दो, रेड को ब्लैक में डाल दो, मतलब पूरा नहीं भरा हुआ है, आप एक दूसरे में भी डाल सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आधा आधा, मान लो इतनी दोनों में आधी आधी स्पेस है, सफिशिएंट स्पेस है एक दूसरे को डालने के लिए, रिप्लेसमेंट। नहीं नहीं नहीं, अभी समझते हैं। तो ऐसा आप डाल सकते हो। इनिशियली इसमें भी 100 मार्बल्स हैं और इसमें भी 100 मार्बल्स। आप ए को बी में डाल दो, बी को ए में डाल दो, मिक्स कर दो, आधा आधा कर दो, आपकी जो मर्जी है कर दो। उसके बाद आपकी आंख पे पट्टी बांध दी जाएगी, पट्टी बांध दी जाएगी, और फिर आपको घुमा दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस कंटेनर में से एक मार्बल निकालना है। अगर आप रेड मार्बल निकाल पाए तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, वरना टांग दिए जाओगे। राजा है अगला, इसकी मर्जी है। आपने कहा चलो ठीक है। अब आप अपना जीवन मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करोगे? ओके, अब इसमें ये सारे केसेस हटा देना, सर ठंडा कर देंगे, बर्फ में लगा देंगे, गर्म कर देंगे, जल आदि तो जलेगा, जीवन तो बचेगा, या सर ऊपर ऊपर डाल देंगे लाल वाले सारे,
क्या किसमें एक रखे? क्यों, उससे क्या होएगा? कैसे? समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? ऐसे ही बोल रही है कुछ? फिलहाल अगर आप कुछ नहीं करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है? इस कंटेनर को चूज करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 रेड चूज करने की 0, और इसको चूज करने की 1/2 100/100, यही बात है। यानी बेसिक प्रोबेबिलिटी आपकी 50% है फिलहाल। अब आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? मान लो तुमने इसमें आधा आधा कर दिया तो बात बनेगी? मान लो तुमने इसमें से एक रेड डाल दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2 इंटू 1/101 प्लस 1/2 इंटू 99/99। इसकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही रह गई, लेकिन इसकी 0 से ज्यादा हो गई। एक और डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? 2/102। एक और डाल दोगे क्या हो जाएगा? 3/, कितनी डाल सकते हैं? पूरी डाल दें? पूरी डालते ये 0 हो जाएगी। तो इसमें अगर अपन एक रेड छोड़ देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1 यही रहेगी। इसमें कितनी आ जाएगी? 1/2। 99 काम के हैं, कितने में से? अप्रोक्सीमेटली 75% के आसपास आ जाएगा, उसको थोड़ा सा कम आएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन लिव बाय यूजिंग दिस लॉजिक। ठीक है, मैक्सिमम 75, क्योंकि ये 1/2 इंटू 1/2 1/4.25 और 1/2.5, तो 0.75। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन enjoy your life, approximately 75% if you do something like this. ठीक है, so this takes care of your entire syllabus of maths. इनको तुम्हें देखने, अभी तुम्हारे 2-3 टॉपिक मेरे को कराने हैं, मुझे पता है। कौन?